Here we can discuss vector form of column law. Vector form of column law. स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बात याद रखें, जब भी हमने इसकी वेक्टर फॉर्म को डिस्कस करना है तो हमें दो चार्जेस चाहिए। हम यहाँ पे दो चार्जेस को डिस्कस कर सकते हैं। सपोज ये मेरे पास एक चार्ज है, ये आपने गौर से बात देखनी है। हमारे पास दो चार्ज, यहाँ पे मैं इसको यानी कि डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ। ये मेरे पास एक चार्ज है पॉजिटिव Q और ये मेरे पास एक चार्ज है Q नेगेटिव। इसको मैंने कहा हुआ है Q1, दिस इज Q2। अब यहाँ पे देखें, ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, ये लेंगे ये। अब चूंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसके लिए मैं डायरेक्शन ये ले रहा हूँ, राइट जी। अब यहाँ पे इस चीज को समझने से पहले हम बात करेंगे यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? आपने चैप्टर नंबर 2 FSC पार्ट 1 में ये पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। हम यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी जो है ना वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? आपने एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर लिया था I, वाई एक्सिस के लिए आपने यूनिट वेक्टर लिया था J, और Z एक्सिस के लिए आपने यूनिट वेक्टर लिया था K, और नॉर्मल ऑफ द सरफेस जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपने यूनिट वेक्टर N लिया था। अब हम यहाँ पे देखें, हमारे पास ये जो दो चार्जेस हैं, इन दोनों की जो डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर R लेंगे। अब देखें यूनिट वेक्टर R। अब जब हम Q1 के लिए यूनिट वेक्टर R लेंगे, तो क्योंकि ये Q1 है तो इसका यूनिट वेक्टर होगा R1। अब देखें ये किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है? Q2 का जो चार्जेस है उसको, तो हम लिख लेंगे R12। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि जो चार्ज हमारे पास Q1 है उसका जो यूनिट वेक्टर 1 है, ये 2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अब मजे की बात देखें, यहाँ पे हमने वेक्टर के दो रिप्रेजेंटेशंस पढ़ी थी, एक थी बाय सिंबॉलिक मेथड और एक थी बाय ग्राफिकल मेथड। तो जो R यूनिट वेक्टर हमने लिया है, दिस इज अ वेक्टर। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वी एक्सप्लेन द वेक्टर क्वांटिटी विच है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो वेक्टर होता है उसमें मैग्नीट्यूड भी होती है और उसमें डायरेक्शन भी होती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे देखें ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, अब देखो यूनिट वेक्टर में दो चीजें होती हैं, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये जो R है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो कैप है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर हम फिजिकली इसमें देखें तो हमारे पास दिस लाइन शो द मैग्नीट्यूड एंड दिस एरो हेड शो द डायरेक्शन। सो द डायरेक्शन ऑफ Q1 इज R यूनिट वेक्टर 1 2, राइट जी। अब हम देखते हैं यूनिट वेक्टर जो है वो Q2 का, तो हमारे पास उसके लिए आ जाएगा R21 और इसका यूनिट वेक्टर, यानी कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है ये वाली और उसकी डायरेक्शन। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी देखें, हमें यहाँ से एक चीज़ समझ आ रही है। हमारे पास क्योंकि दोनों पोजीशन वेक्टर जो हैं, ये जो दोनों हमारे पास जो यूनिट वेक्टर हैं, इनकी जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो सेम है, बट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएंगे। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, R12 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू R21 यूनिट वेक्टर और साथ नेगेटिव का साइन। ये हमें इक्वेशन बता रही है कि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन इनकी अपोजिट है। बात की समझ आई है ना? ओके, तो आप यहाँ दो लाइनों में ये एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि R यूनिट वेक्टर 1 2 यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1, राइट जी। और आप यहां पे लिख सकते हैं R2 यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टूवर्ड्स Q2, राइट जी। अब आप यहां पे देखें Q1 एक्सर्ट फोर्स
यहाँ पे आप ये बात भी लिख लें, Q1 exert a force on Q2 is F12, राइट जी, एंड आल्सो Q2 exert a force on Q1 is F21, राइट जी। यानी कि हमारे पास जो चार्ज Q1 है ये इस पे एक फोर्स लगा के इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये Q1 है तो इसकी फोर्स F1 है, और ये 2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो फोर्स साथ हमने 2 लिख दिया। तो F12 इज अ फोर्स, दैट फोर्स विच एक्सर्ट द चार्ज Q2 टुवर्ड्स Q1। और हमारे पास ये जो F21 है ये बता रहा है कि हमारे पास चार्ज Q2 की जो फोर्स है वो F2 है, और ये जो 1 है इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्योंकि दोनों चार्जेस जो हैं ये हमारे पास अपोजिट हैं, तो दोनों एक दूसरे को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ये इस पे एक फोर्स लगा रहा है और ये इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। तो आगे चल के हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास ये जो कॉलम फोर्स है, जो चार्ज 1 के ऊपर जो फोर्स है, ये जो 2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वो हमारे पास फोर्स आ गई F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, राइट जी। अब यहाँ पे देखें F12 है तो इसका जो यूनिट वेक्टर है वो आप साथ मेंशन करेंगे, यूनिट वेक्टर R12, राइट जी। अब हम बात करते हैं जो चार्ज Q2 की जो हमारे पास फोर्स है वो हमारे पास है जी F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर, राइट जी। अब आप यहां पे देखें, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 और दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमने 2 इक्वेशन लिखी हैं, आप इनमें से कोई एक यूज करके आगे रिजल्ट को फाइंड कर सकते हैं। तो मैं जो है इक्वेशन नंबर 2 को यूज करता हूं, तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। अब यहां पे देखें हमारे पास इक्वेशन 2 है F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो चीज़ समझाना मैं चाहता हूँ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्योंकि इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 के साथ जो यूनिट वेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं वो है R12 यूनिट वेक्टर। तो हमने इसका जो रिजल्ट है वो हमने यहाँ से एजम्पशन जो निकाली थी यूनिट वेक्टर की, वो हमारे पास थी R12 यूनिट वेक्टर इक्वल टू माइनस R21 यूनिट वेक्टर। वी रिप्लेस R12 यूनिट वेक्टर बाय R21 यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे हमारे पास इसको रिप्लेस करके, क्योंकि ये इसके इक्वल है, तो हम इसकी जगह पे लिखते हैं R21 यूनिट वेक्टर, राइट जी। अब यहाँ पे एक और चीज भी देखें, R12 यूनिट वेक्टर था माइनस R21 यूनिट वेक्टर, तो इसके साथ माइनस का सिंबल आ गया हमारे पास। यहाँ तक क्लियर है जी? ओके। अब आप क्या करें, ये जो माइनस है इसको ना कॉमन ले लेते हैं बाहर। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, जब हम इसको कॉमन लिया हमने तो हमारे पास आ गया F12 यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर R2 यूनिट वेक्टर, और ये माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया, राइट जी। अब देखें जब माइनस हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास इक्वेशन 2 को अगर देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर R2 यूनिट वेक्टर। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये इक्वेशन 2 बन गई है। यहाँ पे देखें, अगर ये सॉरी इक्वेशन 3 बन गई है, तो इक्वेशन 3 किसके इक्वल है जी? F21 के इक्वल। तो ये जो जितना भी रिजल्ट आ रहा है ये हमारे पास इक्वल है F12 वेक्टर इक्वल टू माइनस ये एज इट इज, और ये जो हमारे पास है ये आ रहा है F21 वेक्टर के इक्वल, राइट जी। दिस इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम लॉ। बात की समझ आ गई है? स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देखें, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये इक्वेशन क्या शो कर रही है। अगर हम इसको स्टडी करें तो इसके लिए हम इस डायग्राम को हमें देखना होगा। ये जो डायग्राम है ये हमें बता रही है कि जो Q1 की जो फोर्स थी, जितनी फोर्स Q1 जो है Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए लगा रहा था, उतनी ही फोर्स एक्सर्ट कर रहा था F21 ऑन Q1, ठीक है ना। यानी कि जितनी फोर्स जो है ये Q1 लगा रहा है इसके ऊपर, उतनी ही फोर्स Q2 लगा रहा है Q1 के ऊपर। अगर इसको मैं इस तरह से कहूं कि जितनी फोर्स इसने लगाई है ये इक्वल है,
जितनी फोर्स इसने लगाई है उतनी फोर्स के, बोथ फोर्सेस आर इक्वल, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है, डायरेक्शन में अपोजिट है। तो आप यहां पे ये लिख सकते हैं एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। क्लियर है, क्लियर हो गया जी। आप यहां पे ये लिख लें this equation show that action and reaction are equal but opposite in direction. This is equation number 4. Equation 4 represent Newton third law of motion क्या था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जितनी फोर्स Q1 Q2 पे लगा रहा है उतनी फोर्स Q2 Q1 पे लगा रहा है, लेकिन डायरेक्शन में ये नेगेटिव साइन बता रहा है, ये डायरेक्शन में अपोजिट है। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम लॉ, राइट जी।